आज का टॉपिक बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भौतिक भूगोल से वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत रहेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तब तो ये महत्वपूर्ण है ही, जीके के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ये जो वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, इसकी मुख्य थीम ये है कि वैगनर का मानना था कि पूरी जो पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में यानी आज 7 महाद्वीप हैं और 4 महासागर हैं। कहीं कहीं पर आपको 5 महासागरों का विवरण भी मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल हम 7 महाद्वीप और 4 महासागरों को मान लें। तो इस तरह से उन्होंने बताया था कि पूरी पृथ्वी पर जो आज 7 महाद्वीप और 4 महासागर हैं, वे किसी समय पर 7 महाद्वीप एक जगह जुड़े हुए स्थलखंड थे जो कि आज अलग हैं। इसके अलावा जो चारों तरफ आपको जल का भाग है, ये वाला ये जो भाग है, ये 4 महासागरों में नहीं बल्कि एक महासागर में बटा हुआ था। यानी चारों तरफ जल ही जल था इसके, और बीच में पूरी तरह से स्थलखंड था। इस स्थलखंड का जो उत्तरी भाग था, इसका नाम लारेशिया दिया गया और दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड दिया गया। आप इसको नोट कर लेंगे। वैसे हमारे पास पूरी तरह से नोट्स बना हुआ है। तो उत्तरी भाग को इन्होंने लारेशिया कहा और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड का जो स्थल भाग था, इसके चारों तरफ जो सागर था उसका नाम पैंथालासा रखा गया और इस पूरे स्थलखंड का नाम पैंजिया रखा गया। तो इस तरह से इनका मानना था कि जो पूरा का पूरा स्थल भाग था, स्थलखंड था, जिसको इन्होंने पैंजिया कहा है, ये कुछ कारणों से टूट करके ये पश्चिम की ओर चला गया और इस तरह से 7 महाद्वीपों का जन्म हो गया जो आज हमें दिखाई देते हैं। ये जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, अभी हम मोटे तौर पे इसको समझ रहे हैं, आगे सारा नोट्स है हमारे पास। ये 1912 ईस्वी में दिया था, लेकिन 1915 और 1920 ईस्वी में ये बनकर के पूर्ण हो गया, पब्लिश्ड हो गया था। इसमें देखते हैं सिद्धांत की रूपरेखा क्या है। वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र एवं भू वनस्पति शास्त्र के आधार पर यह माना कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थलपिंड के रूप में संलग्न थे। संलग्न का मतलब इकट्ठे थे। इस स्थलपिंड का नाम पैंजिया दिया। वैगनर ने इसका नाम क्या दिया था? पैंजिया दिया था, जो बीच का भाग था, जो स्थलखंड था। पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नाम पैंथालासा रखा था। पैंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया में जो शामिल थे वो कौन कौन से हैं इस समय? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, ये तीनों जुड़े हुए थे और उत्तर में स्थित थे। उस उत्तरी भाग को लारेशिया कहा था और जो दक्षिणी भाग था उसका, जिसका नाम गोंडवाना लैंड कहा गया था, इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब मिले हुए थे आपस में। तो इस तरह से वैगनर का मानना था कि जब पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर जो स्थलखंड हमें आज दिखाई दे रहे हैं टुकड़ों में इधर उधर, ये किसी समय पर पूरी तरह से जुड़े हुए थे, एक थे, और इसका नाम था पैंजिया। और ये जो पैंजिया है, इस पैंजिया का उत्तरी भाग, ये वाला भाग का नाम लारेशिया था और दक्षिणी भाग का नाम गोंडवाना लैंड था। उत्तरी भाग से बनने वाले जो महाद्वीप हैं जो वर्तमान में हैं, उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग, ये शामिल है। जबकि गोंडवाना लैंड या पैंजिया का जो दक्षिणी भाग है, उसमें कौन कौन से महाद्वीप बने हैं? एक तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर एक द्वीप है जो कि हिंद महासागर में स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब भारत का उत्तरी हिस्सा नहीं बना, इससे केवल दक्षिण का हिस्सा बना है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये सारे के सारे जुड़े हुए एक थे, ये दक्षिण में इकट्ठे हुए थे। तो इस तरह से ये टूट करके अलग हो गए बाद में और वर्तमान स्वरूप में ये हमें दिखाई देते हैं। आगे इसमें बात करते हैं पैंजिया। वैगनर का मानना था पैंजिया में 3 परतें हैं। पहली है स्याल,
दूसरी सीमा और तीसरी निफे। सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रही थी। यह स्थल पिंड पैंजिया कार्बोनिफेरस कल्प तक जुड़े हुए थे। आगे चलकर पैंजिया का विभाजन हो गया तथा स्थल खंड या स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। इसके खंड विषुवत रेखा की ओर तथा पश्चिम दिशा में विस्थापित हो गए। ध्यान रहे पश्चिम दिशा में विस्थापित हुए हैं, जबकि पृथ्वी जो घूम रही है वह पश्चिम की ओर घूम रही है, पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है। ठीक है, पश्चिम दिशा में विस्थापित हो गए या हुए हैं। विषुवत रेखा की ओर विस्थापन गुरुत्वाकर्षण में अंतर के कारण तथा पश्चिम दिशा में विस्थापन ज्वारीय बल के कारण हुआ था। इस विस्थापन के परिणाम स्वरूप ही महाद्वीपों एवं महासागरों का वर्तमान रूप मिलता है। वैगनर का मानना है कि जो पूरी पृथ्वी है, हमारी पूरी पृथ्वी पर जो एक पैंजिया नाम से एक स्थलखंड था, तो हमारी पृथ्वी का अपना स्वभाव है पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे करके घूम रही है। तो मान लीजिए यहाँ पर बीच में चंद्रमा है, चंद्रमा की जो लाइट है, चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसकी वजह से चंद्रमा इस पूरे पिंड को खींच रहा था, खींचेगा ही। और ये पृथ्वी उल्टी दिशा को चल रही है, पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। तो एक समय पर ऐसा आया कि इसमें दरार पड़ गई, और दरार पड़ने से ये एक महाद्वीप इधर को जाने लगा, एक इधर को जाने लगा। इस तरह से इसमें भी दरार पड़ी, फिर से ये इधर को जाने लगा, इधर को जाने लगा। तो ये सारे के सारे महाद्वीप जो हैं ये पश्चिम की ओर बढ़ने शुरू हो गए, और इस तरह से 7 महाद्वीपों का विभाजन हो गया। इसमें ध्यान रहना चाहिए कि वैगनर ने बताया है कि चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण, ज्वारीय शक्ति को स्पेशली इन्होंने खोला नहीं है, लेकिन फ़िलहाल चंद्रमा की ही ज्वारीय शक्ति हो सकती है या सूर्य के भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ चंद्रमा की ज्वारीय बल के कारण ऐसा हुआ था। आगे हम बात करते हैं सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। जो सिद्धांत दिया है वैगनर ने, इसके पक्ष में कुछ प्रमाण है, इसको देख लेते हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर समानता। जब आप विश्व का मैप देखेंगे तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है कुछ इस तरह से है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप इधर है, इधर क्या है यूरोप है, और यहाँ पर क्या है ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर लिख रहा है अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर, और बीच का जो क्षेत्र है ये अटलांटिक महासागर है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो रेखा है, ये जो पूर्वी रेखा है महाद्वीप की पूर्वी रेखा, और यूरोप और अफ्रीका की पश्चिमी रेखा आपस में कुछ समान है। ऐसा लगता है जैसे ये आपस में अगर इनको जोड़ा जाए तो ये फिट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम वैगनर का मानना था कि ये आपस में किसी समय पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ये एक फैक्ट मिल गया उनको। इसमें देख लेते हैं क्या है। वैगनर ने कहा कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर है। इसके दोनों ओर स्थित महाद्वीपों की बनावट इस प्रकार की है कि उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इस आकृति को जिग्सा फिट, याद रखेंगे इसको, जिग्सा फिट कहते हैं। जिस प्रकार कंघे, इसको कंघा पढ़ेंगे या कंघी या आरी के दांतों को एक दूसरे में फिट किया जा सकता है, उसी प्रकार से ये महाद्वीप भी एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। आप ऐसा मानिए कि ऐसा कोई वस्तु है और इधर इस तरह की कोई वस्तु है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपस में फिट हो सकते हैं। इधर को अगर इसको मिलाया जाए तो ये आपस में फिट हो सकते हैं। कुछ इस तरह की समानता दोनों महाद्वीपों के कोर पर पाई जाती है। ये इसके प्रमाण पक्ष में है। दूसरा देखते हैं भूशैलिक समानता। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, आप लोग पेशेंस बना करके इस पूरे वीडियो को देखिए, और मुझे लगता है कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो पूरा सिद्धांत आपके समझ में आएगा। अब ये सिद्धांत है, एक दो फैक्ट नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इसलिए इसको जल्दी से नहीं समझाया जा सकता। अगर आप जल्दीबाजी में इसको पढ़ करके आगे बढ़ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आज इसको पढ़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा, बिना पढ़े भी आप इसको पूरा कर लेंगे। अगर इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा तो आसानी से इसको पूरा आप लिख के आ सकते हैं केवल आज का वीडियो देख करके। भूशैलिक समानता। भूशैलिक का मतलब जो शैल खंड हैं, भूमि की जो शैल है, भूमि की जो मिट्टी है,
उसमें भी समानता पाई जाती है। एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एक तरफ यूरोप और अफ्रीका। इन दोनों के किनारों की जो मिट्टी है, ये वाली जो मिट्टी है, इसमें काफ़ी समानता पाई जाती है। समानता पाए जाने से हमें ये कह सकते हैं कि हो सकता है ये आपस में कभी मिले हुए हों। जब हम किनारे की समानता देखते हैं तो ये दोनों किनारे आपस में समान मिट्टी के बने हुए हैं, इसलिए इनको आपस में जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं। ज़रा देख लेते हैं वैगनर महोदय का क्या है। भूगर्भिक व भूशैलिक अध्ययनों से पता चलता है कि अटलांटिक महासागर से दोनों ओर स्थित महाद्वीपीय तटों पर चट्टानों में एक रूपता है। इन चट्टानों की आयु, बलन रेखाओं की दिशा और नमन कोण लगभग समान है। सन 1927 में, ये आप विद्वान का नाम याद रखेंगे, डुटोइज महोदय ने दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट का संरचनात्मक अध्ययन कर यह वास्तविकता प्रकट की कि दोनों तटों की चट्टानें एक सी हैं। इन्होंने 1927 में, वैगनर ने तो अपना महाद्वीपीय सिद्धांत 1912 में दिया था, लेकिन बाद में जब और साइंस ने तरक्की कर ली तब डुटोइट ने एक सिद्धांत स्पेशली इसकी प्रस्तुत किया कि ये जो दोनों तट हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का और अफ्रीका महाद्वीप के, ये जो तट हैं, ये तट की जो शैलखंड हैं, ये आपस में बहुत ज़्यादा समानता रखती हैं। आगे बात करते हैं अटलांटिक महासागर की तलहटी। अगर आप वर्ल्ड मैप बिल्कुल नहीं जानते तो फिर ये सिद्धांत समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आप एक बार वर्ल्ड मैप को देखिए, 7 महाद्वीप को आप एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा अटलांटिक महासागर कहाँ पर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच का जो भाग है, ये क्या है, ये अटलांटिक महासागर है। इसको अंध महासागर हिंदी में कहते हैं। तो तलहटी का मतलब है नीचे का भाग। तलहटी में क्या है, समानता है। जरा देख लेते हैं। विश्व में अटलांटिक महासागर ही ऐसा महासागर है जिसकी तलहटी पर स्याल परत की हल्की परत मौजूद है। स्याल से मान निफे तीनों पढ़े होंगे आपने। तो सबसे ऊपर की जो परत है उसको स्याल कहते हैं। प्रशांत और हिंद महासागर पूर्णतः सीमा परत बेसाल्ट के बने हैं, यानी कि इन पे स्याल परत नहीं पाई जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि अटलांटिक महासागर की रचना बाद में हुई है। यह संभव है कि यह क्षेत्र में 400 से 800 किलोमीटर चौड़ा भाग अवतलन द्वारा, जब कोई चीज़ डूब जाती है, अवतलन द्वारा विलीन हो गया और उसके प्रभाव से महासागर बन गया। प्रशांत और हिंद महासागर पहले से ही बने महासागर हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये अटलांटिक महासागर की जो तलहटी है, इससे भी स्पष्ट होता है कि दोनों तट आपस में एक समय पर जुड़े हुए रहे होंगे। अगला है वनस्पति की समानता। अब देखिए, मैं बार बार से एक ही विशेष तरह का चित्र बना रहा हूँ। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये क्या है, ये है यूरोप और अफ्रीका। तो यहाँ लिख रहा है वनस्पति की समानता। यहाँ पर जिस तरह की वनस्पति पाई जाती है, बिल्कुल किनारे पर जिस तरह की वनस्पति पाई जाती है, सेम इसी तरह की वनस्पति इस किनारे पर पाई जाती है। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि दोनों वनस्पतियाँ एक दूसरे से समानता रखती हैं, यानी ये भाग किसी समय इस दूसरे भाग से जुड़ा हुआ रहा होगा। वैगनर ने देखा कि अफ्रीका के पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर प्राचीन चट्टानों में जीवाश्मों की समरूपता है। दोनों ओर ग्लोसॉप्टेरिस नामक वनस्पति और मेसोसौर नामक मछली के जीवाश्म एक समान पाए जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों भाग प्रारंभिक युगों से जुड़े हुए थे और इन पर समान वनस्पति थी। अगला देखते हैं, प्राचीन दृढ़ भूखंड। यह देखा गया है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर मौजूद पठारी भाग प्राचीन दृढ़ पिंड हैं जो एक ही समय के बने हुए हैं। भाई आज तो हम कार्बनिक
कार्बनीकरण से ये पता लगा सकते हैं कि चट्टानें कितनी पुरानी हैं। दोनों चट्टानों को देखा गया तो दोनों एक ही समय की बनी हुई है। इसका मतलब है कि दोनों पिंड आपस में जुड़े हुए रहे होंगे एक समय पर। उनकी चट्टानों में समानता है। ब्राज़ील का पठार, कांगो का पठार, दक्षिणी अफ्रीका का पठार एक ही प्रकार के चट्टानों के बने हैं। अब आपको बता दें, ब्राज़ील का जो पठार है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, कांगो का जो पठार है ये मध्य अफ्रीका महाद्वीप में, और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का पठार बिल्कुल साउथ में। और ये सारे के सारे एक जैसे बने हुए हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पूरा एक स्थलखंड शायद रहा हो। अगला देखते हैं, छठा है हिमयुग के प्रमाण। अब देखिए, कार्बोनिफेरस युग के आरंभ में हिमावरण हुआ था। उस समय दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी भारत और ऑस्ट्रेलिया के विशाल क्षेत्रों पर हिम चादर का विस्तार हो गया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कार्बोनिफेरस युग के समय पृथ्वी के सभी भूभाग व महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए इस हिमयुग का प्रभाव इन सभी पर हुआ है। तो देखिए, पूरी हमारी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी, इस पर बीच में टेम्परेचर अधिक होता है। यह आपको पता है, ध्रुवों पर बर्फ़ जमा रहता है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि ज़्यादातर विश्व के हिस्सों में बर्फ़ जमा हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारा का सारा बर्फ़ एक बार में ही गिरा हो या एक ही साथ गिरा हो, लेकिन ये समानता ज़रूर हो सकती है कि सारे स्थलखंड एक जगह जुड़े हुए हों। तो स्पष्ट यही होता है कि ये जो हिमयुग हुआ है, हिमयुग से जैसे ये चट्टान है, ये जो चट्टान है, अगर इस पर बर्फ़ की चादर गिर जाएगी तो ये पूरी चट्टान दब करके इतनी हो जाएगी। जब दब करके ये इतनी हो जाएगी और उसके बाद इसमें से विखंडन हो जाए, बीच में से दरार पड़ जाए, आधी चट्टान इधर चली जाए, आधी चट्टान इधर चली जाए, बीच में एक पानी का नदी या महासागर या सागर बन जाए। जब उसके बाद हम देखेंगे तो ये जो चट्टान है इधर की, इस चट्टान और इस वाली चट्टान जो इधर गई हुई है, इन दोनों में हिमयुग के प्रमाण मिल रहे हैं। यानी यहाँ भी हिमयुग है और यहाँ भी हिमयुग है। तो इसका मतलब ये दोनों कभी ना कभी आपस में पास रहे होंगे, तभी दोनों पर एक जैसा हिमयुग हुआ है। तो ये समानता हिमयुग की मिलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों के दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इस तरह से फिर सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं कोयला पेटी। कोयला पेटी में एक बात इसको ज़रा समझ लेते हैं। जैसे कोयला पेटी में ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर एक पेटी पाई जाती है कोयले की पेटी, और एक पेटी यहाँ पर पाई जाती है कोयले की पेटी। बीच में अटलांटिक महासागर है। जब हम ये देखते हैं कि यहाँ से जब हमने कोयला को निकाला और यहाँ से निकाला तो कोयले में भी समानता पाई गई। इसका मतलब ये इनके बनने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी रही होगी। जब एक जैसी रही होगी तो एक ही जगह रहे होंगे, तभी एक जैसी प्रोसेस रही होगी। इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मौजूद कोयला पेटी। देखिए, यूरोप भी उत्तर में और उत्तरी अमेरिका भी उत्तर में, ठीक है। पेटी कार्बोनिफेरस युग में बनी थी। उस समय इन क्षेत्रों में फर्न वनस्पति के विशाल जंगल थे। यह पेटी लगभग समान अक्षांशों में स्थित है। अक्षांश तो आप जानते होंगे, जो पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर जो रेखाएं इस तरह से खींची जाती हैं, ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो जो पेटी है, जो कोयला की पेटी है, ये समान अक्षांशों पे, जैसे यहाँ पर तो यूरोप है और इधर क्या है, इधर उत्तरी अमेरिका है। लेकिन जो कोयला पेटी है वो बिल्कुल यहीं पर पाई जाती है और इधर भी यहीं पर पाई जाती है। एक ही अक्षांश पे कैसे पाई जा रही है? इसका मतलब ये आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, लेकिन समान पेटी में ही हैं दोनों, ठीक है। इससे हमें पता चलता है आपस में ये जुड़े हुए होंगे। कार्बोनिफेरस युग में बनी थी। उस समय पर इस क्षेत्र में फर्न वनस्पति के विशाल जंगल थे। यह पेटी लगभग समान अक्षांशों में स्थित है और इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि कोयला निर्माण युग में ये भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगला देख लेते हैं भूगणितीय प्रमाण। ये भी प्रमाण है।
भूगणितीय अध्ययनों से पता चला है कि महाद्वीपीय प्रवाह आज भी बहुत मंद गति से जारी है। यानी कि ये जो प्रवाह चल रहा है, ये जो बह रहे हैं महाद्वीप, ये आज भी बह रहे हैं, लेकिन इनकी गति काफ़ी मंद है। सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि आज भी ग्रीनलैंड द्वीप के बारे में आप जानते होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यही है। ग्रीनलैंड द्वीप धीरे धीरे पश्चिम की ओर सरकता जा रहा है। यह बताया गया कि प्रवाह की यह गति 35 गज प्रति वर्ष है। ये तो बहुत ज़्यादा गति हो गई। इसके प्रभाव से कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच की दूरी सने कम होती जा रही है, परंतु 1930 के बाद इस प्रकार के प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कि हो सकता है ये गति और ज़्यादा धीमी हो गई हो। आगे देखते हैं लैमिंग द्वीप में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं आसानी से कि ये 2 महाद्वीप हैं और बीच में महासागर है, अंध महासागर, अटलांटिक महासागर। तो यहाँ से कुछ लैमिंग जीव यूरोप में पाए जाते हैं। जीव छोटे छोटे जीव होते हैं और वो लैमिंग जीव इधर को भागते हैं और जा कर के महासागर में अपने प्राण त्याग देते हैं। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि यार ऐसा तो नहीं था कि ये भी महाद्वीप एक समय पर इधर रहा हो और जीवों की प्रकृति पश्चिम की ओर चलने की हो। तो हो सकता है कि बीच में महासागर अब आ गया है, पहले नहीं रहा होगा। तो एक तो ये है, और दूसरा है कि अंध महासागर में जो लैमिंग जो इसमें देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं इसको। यूरोप में लैमिंग नामक कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो कि वस्तुओं के अनुसार पश्चिम की ओर जाते हैं, पश्चिम में जाकर अंध महासागर में जीवन अर्पण कर देते हैं। इन जीवों की क्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पूर्वज पश्चिम की ओर यात्रा करते थे, अतः संपूर्ण भूखंड जुड़ा होगा और उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप परस्पर मिले हुए होंगे। ये 9 इसके पक्ष में प्रमाण हो गए। नोट्स आप बनाते रहिए इसका। अब देखते हैं इस सिद्धांत का मूल्यांकन या ऐसी कुछ खामियां जो हमें इस सिद्धांत में दिखाई देती हैं। सबसे पहली खामी तो हमें ये दिखाई देती है कि जो विस्थापन इन्होंने बताया था, मैंने शुरू में आपको बताया होगा, अगर आपने वीडियो पूरा सही से देखा है तो शुरू में मैंने बताया था कि जो चाँद है, चाँद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सूर्य की सम्मिलित शक्ति से हमारी पृथ्वी पश्चिम को घूम रही है, लेकिन जब इनका ज्वारीय बल इस पूरी पृथ्वी पर पड़ता है तो ये महासागरों को खींचा है इन्होंने, और खींचने से बीच में दरार पड़ी है और इस तरह से ये महाद्वीप अलग हुए हैं। ये वैगनर महोदय का मानना था, लेकिन आज की नई खोजों से पता चला है विस्थापन उत्पन्न करने के लिए, विस्थापन मतलब इनको सरकाने के लिए वैगनर द्वारा प्रयुक्त बल सर्वथा अनुपयुक्त है, पूरी तरह से गलत है। महाद्वीपों का पश्चिम की ओर विस्थापन करने के लिए वर्तमान ज्वारीय शक्ति से, भाई ज्वारीय शक्ति तो जो इस समय रही है वो उस समय रही होगी, ज्वारीय शक्ति में तो बदलाव नहीं हुआ है। ज्वारीय शक्ति से 100 करोड़ गुनी शक्ति अगर होगी तब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के प्रभाव से महाद्वीपों में चटकन पड़े, आपस में महाद्वीप में अपने आप में चटकन पड़े और ये महाद्वीप पीछे के लिए पश्चिम की ओर खिसक जाए या विस्थापित हो जाए। ऐसा तब हो सकता है जब 100 करोड़ गुनी शक्ति ज्वारीय शक्ति हो जाए। अब इसमें इन्होंने बताया है आज की खोजों के अनुसार यदि इतना ज्वारीय बल विस्थापन के समय रहा होता, मान लेते हैं कि रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा रहा होता तो पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में मंद हो गया होता। पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है तो परिभ्रमण गति एक वर्ष में ही पूरी तरह से मंद हो जाती। इसका मतलब कि ज्वारीय जो बल उन्होंने बताया है इनके विस्थापन के लिए, वो ज्वारीय बल पूरी तरह से गलत है। इसमें दूसरा देख लेते हैं इस आलोचनाओं में, सियाल द्वारा निर्मित भूभागों पर सीमा द्वारा निर्मित आधा स्तर पर तैरना। देखिए इन्होंने ये बताया है कि ये जो ऊपरी परत है जिसका नाम सियाल है, ये निचली परत पर तैर रही है, और जब तैर रही है तो सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल पड़ रहा है, इस बल से बीच में चटकन आई और ये टूट करके इधर चली गई। जब तैर रही है तभी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब तैरेगी परत
तभी तो चटकन होकर के इधर को सरकेगी। लेकिन आज की खोजों से हमें ये पता चला है कि सियाल की अपेक्षा सीमा अधिक कठोर है। सियाल कम कठोर है लेकिन सीमा अधिक कठोर है। महासागरों के तल सीमा द्वारा बने हैं, इसलिए महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हो सकता है? तो ये बात उनकी बिल्कुल करेक्ट है। पहले विद्वानों ने यह अनुमान लगाया होगा कि जो सियाल परत है उसके नीचे सीमा परत है और यहाँ पर कोई तरल चीज़ है, पानी है या लावा है। तो पानी अगर है यहाँ पर तो इसके ऊपर ये तैर रही है, इसलिए पश्चिम की ओर पृथ्वी घूम रही है, तो ये निश्चित रूप से इधर को उल्टी दिशा में जाएंगे। जब हम बस पे बैठ कर के यात्रा करते हैं तो हमारे बाल उल्टी दिशा को जाते हैं ना, क्योंकि बस अगर इधर को चल रही होगी और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारे बाल पीछे को उड़ेंगे, जबकि बस आगे को चल रही है। तो इसी तरह से ये पश्चिम की ओर पूरब की ओर चल रही है तो हमारे बाल पश्चिम की ओर उड़ने चाहिए। तो इसी तरह महाद्वीप इधर पश्चिम की ओर चलेंगे। तो ये एक सामान्य सा कथन है, लेकिन असली में ये है कि जो ऊपर की परत है इससे ज़्यादा कठोर नीचे की परत है, इसलिए संभव ही नहीं है कि किसी ज्वारीय बल की शक्ति से ऐसा हो जाए कि महाद्वीप सरक जाए। अगला देखते हैं, पूर्णतः सही नहीं है ये। महाद्वीपों को परस्पर मिलाते हुए आधुनिक खोजों के अनुसार पूर्णतः सही नहीं बैठते। जैसा अभी हमने बताया था कि इस तरह से ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ पर ये इस तरह से ये अफ्रीका और यूरोप है। तो आपस में अगर इनको मिलाएंगे तो आज आधुनिक जो खोज हैं उनमें ये पता चला है कि ये मिल तो जा रहे हैं लेकिन हर जगह पर नहीं मिल पा रहे। इसका मतलब ये पूरी तरह सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक जगह पर इन्होंने बताया है, देखिए यहाँ पर अफ्रीका के गिनी तट से मिलाया जाए तो अंतर 158 किलोमीटर का रह जाता है। जो गिनी तट है अफ्रीका का, यहाँ पर गिनी है, गिनी तट को अगर यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आपस में मिलाया जाए तो इसके जब मिल जाएंगे तो दोनों के बीच जो अंतर रह जाएगा, जो महाद्वीप रह जाएगा, 158 किलोमीटर के बीच अंतर रह जाएगा। तो ये इतना अंतर कैसे संभव है? ये भी बात हमें गलत लगती है। आगे बढ़ते हैं, विद्वानों को आपत्ति। वैगनर द्वारा बताई गई विस्थापन की दिशा के संबंध में भी विद्वानों को आपत्ति है। जी टेलर के विचार से महाद्वीपों का विस्थापन ध्रुवों की ओर प्रत्येक दिशा में हुआ है। यानी कि वैगनर जो टेलर महोदय हैं उनका मानना है कि ध्रुवों पर सारे के सारे महाद्वीप रहे होंगे एक जगह और फिर इनका विस्थापन चारों दिशाओं में हुआ होगा, ऐसा मानना है टेलर का। लेकिन इन्होंने, वैगनर ने जो माना था वो माना था कि बीच में था और बीच में होने के बाद इधर को पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ है। तो इस तरह से ये विद्वानों में आपस में मतभेद है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से काफ़ी सारे वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ और आपको बेल आइकन अगर दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा समय पर। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।